दोस्तों, मैं हूं दीपक अरोड़ा। स्वागत आप सबका खबर फास्ट में। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनकी परिचय की फहरिस्त कुछ लंबी है। जी हां, मैं बात करूं अगर उनकी फहरिस्त के बारे में या उनके परिचय के बारे में, तो वो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार रह चुके हैं। क्रिकेट खेल के अंदर विशेष रुचि रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दिल्ली से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और वर्तमान में उत्तर पूर्वी दिल्ली से वो सांसद हैं लोकसभा के। जी हां दोस्तों, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं श्री मनोज तिवारी जी की। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मनोज जी, सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में देश के अंदर 5 विधानसभा के चुनाव हुए, 5 प्रदेशों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें 4 प्रदेशों के अंदर बहुत ही बहुमत के साथ, थंपिंग मेजोरिटी के साथ कुछ स्टेट्स में कहें तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने फिर से नियुक्त किया, इलेक्ट किया और आशीर्वाद दिया और दोबारा पुनः भारतीय जनता पार्टी के उन 4 प्रदेशों के अंदर सरकार बनी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश रहा उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके बारे में हमेशा से देश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। आपका क्या मानना है कि जो ये परिणाम आए, क्या ये अपेक्षित थे? तो इसके पीछे की आपकी मूलभूत कारण क्या थे? आप क्या मानते हैं कि उसके पीछे की रणनीति क्या थी? क्या ऐसे काम किए गए जिसके अंदर 4 प्रदेशों के अंदर आप सरकार बनाने में कामयाब हुए और खास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से जो योगी जी की या भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है, उसके पीछे क्या कारण लगता है? जैसा आपने कहा ना दीपक जी कि उत्तर प्रदेश हमेशा राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। इस बार भी उत्तर प्रदेश ने राजनीति के साथ साथ शासन की दशा दिशा तय कर दिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कास्ट डिवीज़न करके, रिलीजन डिवीज़न करके हम निकाल जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ इग्नोर कर देंगे, किसी को थोड़ा उठा देंगे, बहुओं को गिरा देंगे और फिर हम सरकार बना लेंगे, अंधविश्वास चलते रहेंगे, नोएडा नहीं जाना है तो यहाँ नहीं जाना है। इस 5 साल की जो मोदी जोगी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, मैं मोदी जोगी बहुत सोच के कह रहा हूँ, इसी को दूसरी भाषा में मैं डबल इंजन भी कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, योगी आदित्यनाथ जी की एग्जीक्यूशन और गरीब जनता के दरवाजे पे सरकार, उनको सुरक्षा, उनको ये विश्वास होना कि मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ सरकार की शक्ति है अगर हम ईमानदार हैं। तो ऐसे समय में देखिए, चुनाव के पहले तो हम लोग भी कहते जरूर थे, लेकिन जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा सरकार में आई है। 37 साल पहले एक बार हुआ था और कोई मुख्यमंत्री 5 साल रहने के बाद फिर से चुना गया उस प्रदेश के द्वारा, ये पहली घटना है इतिहास की। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने कर दिया है कि भाई, जनता अगर दिल को छूती है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हम 5-5 बार भी गुजरात जैसे एक पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जीत को मैं बहुत खास मानता हूँ, बहुत सीखने वाला मानता हूँ। सीखने वाला हम जनता को नहीं, जनता तो ऑलरेडी बहुत समझदार हो गई है। शासन करने वाले लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से योजनाएं पहुंचाई गई, माफिया गुंडागर्दी पे रोक लगाई गई, जीरो टॉलरेंस लाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम ऐसा भी नहीं कहते कि आज हम सारा भ्रष्टाचार खत्म कर चुके हैं, बट हमारी दिशा बिल्कुल सही दिशा में है, हमारी स्पीड। और हम उसको जो समस्या, सोचिए, जिसको बात करते हुए सरकार घबराती थी, अगर एक जो आवारा पशुओं का ही मुद्दा था, हमने इग्नोर नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से बोल दिया। तो ये जो साफ गोई है और हम जो आगे उस पर काम करने वाले हैं, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश, तो देखिए, मैं उत्तराखंड की आज टोपी पहन के बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश तो फिर भी हम लोग समझ रहे थे कि हम आ रहे हैं, हो सकता है हमारा
बार पर ही आए, हम 202 से 10-5 ही आ गया, लेकिन आ रहे हैं। लेकिन ऐसा 274 आ गए। लेकिन उत्तराखंड में हम नहीं सोच रहे थे। उत्तराखंड में लगता था कि हम 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं। क्या क्लियर मेजॉरिटी उत्तराखंड देवभूमि ने दिया है जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे प्रमुख कारण है वो है मोदी योगी, मोदी धामी, मोदी प्रमोद सावंत, मोदी वीरेंद्र सिंह। और इसका दोबारा चुन के आने का एक मतलब है सर। और मेरा जो राजनीति में आने से पहले विश्वास था कि जनता के दिलों को छुआ जा सकता है, और उसका फल मिल रहा है। जैसा कि मनोज जी आपने बिल्कुल साफ तौर पे ये बात कही कि स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ जो चुनाव लड़ा गया, जिस पद्धति पर या माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों पर चलने का प्रयास पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका नतीजा इन विधानसभा चुनावों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इन 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के परिणामों की, तो एक प्रदेश ऐसा भी रहा जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में नाकामयाब रही। वो जगह ऐसी है, वो है पंजाब, जहां पर किसी समय में शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस भी था। और चुनावों से पहले अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां पर चुनाव लड़ना, जैसे कि आपने बात की जोड़ियों की, तो 4 प्रदेशों के अंदर तो वो जोड़ियां कामयाब हो गई। लेकिन क्या कारण मानते हैं कि जहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ इतने साल अलायंस चलाया, आपने सत्ता चलाई, सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद रही, इतने सालों से मौजूद रही, बेशक वो अपने दम पर कभी चुनाव नहीं लड़े, हमेशा अलायंस में लड़े, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आप मानते हैं कि पंजाब के अंदर आपको आशानुरूप परिणाम नहीं मिले जो आपको बाकी प्रदेशों के अंदर मिले? देखिए, ये स्पष्ट है कि अगर बीजेपी अकाली दल से अलग हुई एक जगह, तो कुछ तो असंतुष्टि होगी ना। वरना हम पंजाब में अकाली दल को बड़ा भाई मान करके बीजेपी काम करती रही। लेकिन बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशन है, बीजेपी का जो वर्किंग है, वो नहीं हुआ होगा, तभी ना हम अकाली दल से अलग हुए। अब तो ये कुछ कहने की बात ही नहीं है जी। और अलग अलग भले हो गए, लेकिन उस दौरान जो भी हम पंजाब की जनता को दिए हैं या नहीं कर पाए, उसका हिस्सा तो बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। अब हमने पहली बार तो हम पंजाब में करीब 70 से ज़्यादा सीटों पे लड़े, पहली बार, वरना तो यही 17-18 सीट पे लड़ते थे। मैं आपको बताऊं, अब हम पंजाब से एक लंबे समय तक के लिए एक अच्छा बॉन्ड बना के चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। आज मैं आपको स्टूडियो में बता रहा हूं कि 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार होगी। आप मेरी बात को याद रखिएगा, तब भी हम खबर फास्ट पे बैठेंगे जी ज़रूर। और हमने इस बार भी देखा कि लोगों का बहुत बीजेपी के प्रति प्रेम हुआ, लेकिन लोग अपना वो आकलन करते हैं ना, उस आकलन में जो गुस्सा कांग्रेस के प्रति था, जो गुस्सा चन्नी का कभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को, दूसरे प्रदेशों को गाली देने के लिए निकला, जो गुस्सा प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए निकला कांग्रेस के प्रति, उसका फायदा एक ऐसी पार्टी को मिल गई जो बिल्कुल नई थी और वहाँ बिल्कुल अपना ढोल तमाशा लेके अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पंजाब में आए हैं उनका दर्द दिल्ली झेल रही है, उनका चेहरा दिल्ली एनसीआर समझ चुका है। वरना दिल्ली मॉडल बहुत अच्छा होता तो एनसीआर में कम से कम एक सीट तो आ जाती यार, जमानत तो बच जाती। कहीं जमानत भी नहीं बची उस पार्टी की जो पंजाब में सफल हो गई। कोई बात नहीं, सफल है तो आपको बधाई है जी। हम जनमत का कभी अपमान नहीं करते, पंजाब की जनता ने चुना है। लेकिन आप जान लीजिए कि हम आज से काम करें, जितना वोट मिला है, जैसा सपोर्ट मिला है बीजेपी को, कई जगह लोग चाहते हुए हमको वोट नहीं दिए क्योंकि उनको लगता था कि हमारे ऐसे बटने से कांग्रेस न जीत जाए, तो लोग कांग्रेस मुक्त पंजाब करना चाहते थे
और आप जान लीजिए 2027 बीजेपी का होगा पंजाब। चलिए, इसके लिए हम अभी से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। दिल्ली की बात करते हैं मनोज जी, हम बात करते हैं कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, तो इस तरह की राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा उठी या बात उठी कि ये एक फ्लूक से या तुक्के से सरकार बन गई। लोगों को, कांग्रेस को, शायद 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो शायद उसको परिवर्तन चाहते थे, तो उस वजह से आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों ने एक ट्रायल के बेस पर आप उनको सरकार बनाई। चलिए, आपकी बात से सहमत होते हुए हम ये मानते हैं कि पहले 5 साल उन्होंने जो बातें किया, जैसे आपने बातें की कि लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग जान चुके हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी ये बातें अपनी पूरी करते हैं। और क्योंकि पंजाब इनके लिए एक नया प्रदेश था, लोग वहाँ से कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते थे, कांग्रेस से परेशान थे, तो इस वजह से उन्होंने एक नई पार्टी को अवसर दिया, जो आपका कहना है। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या कारण मानते हैं कि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनावों के अंदर, जबकि उससे थोड़ा समय पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बहुमत मिला था, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जीतने के बावजूद भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें दोबारा लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई? और इन लोगों को, अगर ये अपनी बातें लोगों के सामने सच्चाई से पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कारण था कि दिल्ली की जनता के सामने इनको एक्सपोज क्यों नहीं कर पाए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, दिल्ली में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में उठापटक चल रही है, मतलब राजनीतिक उठापटक। कभी वो जीत रहे हैं, कभी हम जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, कभी हम जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लगातार जीतते हैं। ये 2013 में आई आम आदमी पार्टी, जी, और 2013 में ये बड़ी साजिश के साथ आए। मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाऊं तो ये एक और चलती है राजनीतिक गलियारों में, ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को कभी कांग्रेस ने ही यहाँ खड़ा किया। जी, और ऐसी चर्चा भी रहती है कि कांग्रेस की बी टीम ही आम आदमी पार्टी है। जी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आए और उन्होंने ये झूठ, मतलब ये बोलने में तो इनको याद भी नहीं रहता है कि कल हमको क्या झेलना पड़ेगा। मतलब आज भी सबके जुबान पे है ना, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ अपने, किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और धाड़ मिला लिया कांग्रेस से। छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, बच्चे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन ये आने के साथ ही कांग्रेस के साथ मिलकर के एमसीडी को डिस्टर्ब करने का एक प्लान लेके आए। 2012 में अरविंद केजरीवाल वाज एक्टिव, और 2012 में एमसीडी को 3 भाग में कर दिया गया। एक एमसीडी जिसमें लगातार बीजेपी का बहुत अच्छा शेयर रहता था, और इनको लगता था कि अब ये यहाँ पे हम इनको नहीं हिला सकते, उस एक एमसीडी को, एक मेयर जो सीएम के बराबर होता था, उसको 3 भाग में कर दिया गया। खैर, 2013 में जो भी हुआ, 15 में 70 में 67 सीट लाए ना, तो क्या 2.5 साल बाद एमसीडी के चुनाव में ये 67 पार्षद भी ले पाए 272 में? नहीं ले पाए। जी। तो इतिहास कहता है कि दिल्ली लगातार इन पे विश्वास नहीं कर रही है। हाँ, एक ये लोगों में हो, संजोग से ये जब जीत रहे हैं वो विधानसभा चुनाव था। जी। 2015 में आए, 2 साल में जनता की आंख में दम गिर गए ये लोग, तो बीजेपी को लाया एमसीडी में, तब मैं अध्यक्ष था। जी बिल्कुल। और एमसीडी में आने के बाद इन्होंने एमसीडी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, फंड रोके, हर जगह से योजनाएं रोकी, मतलब इतना तकलीफ दिया कि आपको जान के आश्चर्य होगा, या आपको पता भी होगा कि मेयर सीएम के आवास पे कड़ाके ठंड में बैठे हुए 15-15 दिन। हमारे शिक्षक धरने पे हैं, पढ़ाने की जगह धरने पे बैठे, वेतन नहीं मिल रहा। डॉक्टर धरने पे, सफाई कर्मचारी कूड़े फेंक रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी वाज एंजॉयिंग। तो उन्होंने उनको, देखिए एक बहुत, मैं आपको दर्द की बात बताऊं, जनता की जान भी जाती हो, और अगर अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है कि हम बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, तो वो जनता की जान जाने देगा। इतनी उन्होंने, आप सोचिए, पोल्यूशन में सबसे नंबर 1 दिल्ली, गंदे पानी में सबसे नंबर 1 दिल्ली, फ्लड के नाले देख लीजिए आप,
आपको क्लोरो जो बेहोशी की दवा होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके किनारे खड़े हो जाए। तो अब चूंकि बदनाम तो इन्होंने किया एमसीडी को, फिर आ गया 2020 का चुनाव, तो उसका फायदा फिर उनको मिल गया। जनता 2-2.5 साल में गुस्सा आता है जनता को, और हम मानते हैं कि दिल्ली में वास्तव में हम एमसीडी के तहत काम कैसे कर पाते। जब आपको एक चैनल भी चलाना हो तो एक फंड होगा ना, आप अपने कैमरामैन को पैसा देंगे ना, आप अपने लाइट्समैन को पैसा देंगे ना सर। तो हम अपने न सफाई कर्मचारी को पैसा दे पा रहे हैं, न डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, न आप सोचिए कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। गांधी जी ने कहा ना कि निकाय होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए छोटी छोटी, आप उसमें बीजेपी आ गई इसलिए सारा फंड रोक दोगे। तब हम लोगों को एक बड़ा डिसीजन करना पड़ा है। मैं 2017 में ही अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, मैंने ये जनता के बीच में जाने के बाद मैंने पकड़ लिया था दीपक जी कि जनता चाहती है, सफाई कर्मचारी चाहते हैं, एमसीडी के शिक्षक चाहते हैं, कर्मचारी चाहते हैं कि एमसीडी को स्वतंत्र करो। ये जो 2012 में, 2012 के पहले स्वतंत्र ही थी, तो 2020 में जो उनकी जीत हुई ना, अच्छा उसके पहले हम 2 जीत किए, लोकसभा की जीत जी 56% वोट बीजेपी को, यही दिल्ली वही लोग। लेकिन हम एमसीडी के कारण निश्चित रूप से हमको नीचा देखना पड़ा है। हम आपको स्वीकार करते हैं आपके शो में कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, मैं चुनाव लड़ा, हम लोग चुनाव जीते। यही अरविंद केजरीवाल 70 में 67 सीट लेके विधानसभा में खड़े थे और 272 में 67 पार्षद नहीं मिल पाए इनको, हम 184 के साथ जीते। लेकिन हम जनता को जिस बल पे काम देना चाहते थे, वो सारा जो सिस्टम बना हुआ इन लोगों ने 2012 में चेंज किया ना, कि एमसीडी का फंड दिल्ली सरकार के थ्रू जाएगा। एक लंबी प्लानिंग थी। अगर आप इसको, मैं पहली बार आप किसी शो में बता रहा हूं कि एक लंबी प्लानिंग थी कि एमसीडी में बीजेपी आ रही है, उसको बदनाम करो। अरे बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बदनाम हो गई, बीजेपी गोवा में क्यों नहीं बदनाम हो गई, बीजेपी उत्तराखंड में क्यों नहीं बदनाम हो गई, बीजेपी गुजरात में क्यों नहीं बदनाम हो गई। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब में यही है कि ये 2 बार ना सिर्फ जनता को प्लांट गुस्सा दिला के जीते हैं और थोड़ा सा फ्री बीज का चस्का। जबकि आप देखिए दिल्ली में पेंशन बंद है पिछले 5 वर्ष से, न वृद्धा पेंशन, न विधवा पेंशन, न विकलांग दिव्यांग पेंशन। दिल्ली के 60,000 करोड़ का घोटाला है जल बोर्ड में। ये 600 करोड़ फायदे का होता था, आज 60,000 करोड़ घाटे में है, कर्ज में डूबा हुआ है दिल्ली। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब हम जनता के सामने हैं और एक बड़ा परिवर्तन। धन्यवाद करता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने फिर से एमसीडी को यूनिफाइड करने का निर्णय लिया। अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद। हम एमसीडी से सबसे ज़्यादा काम पड़ता है लोगों को, और लोगों का काम न रुके इसलिए बड़ा स्टेप उठा दिए हैं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी आजकल नाराज भी हैं, गुस्से में हैं, तो बौआए हुए हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन जो एमसीडी की सुदृढ़ता थी वो हम करेंगे, और उसके बाद हम इनको बताएंगे कि देखो निगम क्या कर सकती है अगर स्वतंत्र रहे, और आपकी सरकार का क्या है, हम सब कुछ बता देंगे। देखिए मनोज जी, चुनाव एक माध्यम है जनता के प्रतिनिधि को चुनने का, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आज कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो तो खुद से ऐसा बयान दिए हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दे रहे हैं कि उन्हें राजनीति से बेदखल कर दिया जाए। उनका कहना है कि अगर आप समय पर एमसीडी के चुनाव कराइए और अगर भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत जाती है तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा हमेशा के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आपको तो वो अवसर दे रहे हैं इस तरह का करने का? तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते भी हैं क्या? सर ये आप बेहतर जानते हैं। अब तो सब जानते हैं, अब तो मीडिया हाउसेस के पास सबसे ज़्यादा उनकी फुटेज है जी। खबर फास्ट के पास वो सारी फुटेज होगी जब उन्होंने कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूं किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था। किया क्या? 2017 में भी इन्होंने ऐसा ही बात कहा था, यही लाइन बोली थी कि बीजेपी को की जमानत नहीं जब्त करा दी तो मैं सब छोड़ छाड़ दूंगा। जी। कर दिया क्या?
इन्होंने कहा था 2013 में 5 साल में जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता पकड़ रही है, आओ जरा डुबकी लगाओ। तो ये आदमी का क्या है ना, ये 56 इंच की जीभ लेके घूम रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं मनोज जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के विलंब कर रहे हैं, इसको जानबूझ के डिले कर रहे हैं कि समय पे भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत चुनाव कराना नहीं चाहती, क्योंकि उनको हार सुनिश्चित दिख रही है। डिले नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। इस व्यवस्था के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। जब 20 दिन वहां मेयर इनके दरवाजे पे कड़ाके की ठंड में थे, कोर्ट ने कहा था पैसे जारी करो, तो ये जारी क्यों नहीं कर सकते थे? क्या इनको अच्छा लगता है कि एमसीडी के टीचर धरने पे बैठे, एमसीडी के डॉक्टर धरने पे बैठे, एमसीडी के कर्मचारी बेचारे उनके बच्चे खाए बिना परेशान हो रहे हैं, आप उनको वेतन नहीं देने देते हो? हमको केंद्र सरकार से, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से पैसे लाने पड़ते हैं। आज पूरी दिल्ली में ढलाव, घरों से मुक्ति मिल रही है, कूड़ा हम घरों से उठा रहे हैं। आज हम कॉम्पैक्टर लगा करके 10-10 ट्रक के कूड़े को एक छोटे से कॉम्पैक्टर में कॉम्पैक्ट करके, और यहां कूड़े के पहाड़ को भी 20 मीटर घटा चुके हैं। सब केंद्र से लगे कर रहे हैं। आज अगर दिल्ली में आपको सुकून से बैठने की जगह मिलेगी तो पार्क मिलेगा। कौन बनाता है? एमसीडी बना रही है, डीडीए बना रही है। यहाँ जितने सड़क हैं, आप यहाँ से मेरठ जाइए, आप यहाँ से धौला कुआं का फ्लाईओवर लीजिए, जो भी सड़क देखिएगा किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। आप अरविंद केजरीवाल जी, आपका 70,000 करोड़ का बजट है। 70,000 इंटू 7, 7 से 49, 4,90,000 करोड़ रुपया का कोई तो काम बताओ। खाली दूसरों पे दोष दोगे आप? तब मैं आपको बताऊं, ये हम लोग, ये जो काम अभी केंद्र सरकार ने किया ना, ये दिल्ली की एक एक जनता को राहत देने वाला है। भाई, कूड़ा उठाएगी एमसीडी, पहला बच्चा जाएगा पढ़ेगा प्राइमरी में एमसीडी का स्कूल, पहला काम जन्म प्रमाण पत्र बनाना है एमसीडी के ऑफिस से, और आप उसी को कमजोर कर देंगे तो आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ना। तो उसको हम कमजोर जिन्होंने किया था 2012 में, हम थोड़ी किए थे 2012 में 1 का 3, हम सिर्फ 3 का 1 कर रहे हैं। और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 महीना में क्या हो जाएगा अरविंद केजरीवाल जी को? क्या कोई ऐसा बर्तन है जो रंग के रखे हुए हैं और बारिश आएगी धुल जाएगा सब, जल्दी चुनाव नहीं होगा? तो अगर आपका दम है तो आप जानिए। और आज मैं आपसे बोलता हूं जी कि इनकी सारी बातें याद दिला दी हमने ना, जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, बच्चों की सौगंध खाता हूं, ये करूंगा वो करूंगा। आज भी आपको बोल रहा हूं, 6 महीना बाद चुनाव होगा और ये एमसीडी में ये हारेंगे अपनी शराब नीति के कारण, ये हारेंगे दिल्ली को पोल्यूटेड करने के कारण, ये हारेंगे राशन कार्ड नहीं बनाने के कारण, ये हारेंगे दिल्ली को गंदा पानी पिलाने के कारण, ये हारेंगे कश्मीर के हिंदुओं को जो मारा गया, जेनोसाइड हुआ, उसका मजाक उड़ाने के कारण। इनको जनता वो हालत करेगी। आज मैं आपके खबर फास्ट के शो में बोल रहा हूं सर दीपक जी, इनका पंजाब में भी ना, पंजाब इनको आखिरी विदाई देगा राजनीति में। ये पंजाब है, भूलिएगा मत। अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, ये अभी से करें, हमारा डोर स्टेप राशन रोक रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से एग्रीमेंट करके आप अपना वादा निभाते हैं क्या? हम केंद्र से देते हैं फ्री चावल, जो 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया गेहूं, आप खरीद के क्यों नहीं दे सकते हो? आपको किसी ने रोका है सर? आप घर घर पहुंचाओ, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। आप दिल्ली में घर घर पहुंचाना तो छोड़िए, राशन स्कूलों में सड़ गए और गरीबों को दिया नहीं इन्होंने। दिल्ली में आज भी 7 साल से नया राशन कार्ड नहीं बना। इनका राशन कार्ड बनाने का क्राइटेरिया ही अलग है। इनके विधायक अक्सर राशन कार्ड बनाते देखे गए। शर्म आनी चाहिए सर ऐसे व्यक्ति को ये बातें करते हुए। जब आज बताइए किस जनता ने आपको, किस पब्लिक ने आपको कंप्लेन किया है
कि हम राशन कार्ड लेके गए थे और मेरा राशन नहीं बना, राशन नहीं मिला। कंप्लेन क्या है, मेरा राशन कार्ड बना दो, मुझे राशन मोदी जी भेज रहे, मुझको मिलना चाहिए, वो राशन कार्ड ही नहीं बना रहे जी। और ये आदमी, मैं समझ रहा हूं ना आपको, जो मैं समझता हूं, समझ पा रहा हूं, ये आदमी खुद को अनार्किस्ट बोलते ही हैं। अपना एडवर्टीजमेंट का पैसा 80 करोड़ सालाना से 600 करोड़ कर लिए। अब टीवी पे कुछ ना कुछ तो बोलना है, ऐड आ रही है, क्या बोलेंगे? अब जो भी बोलेंगे, टीवी देख रहे व्यक्ति को सुनना मजबूरी, करे चैनल चेंज करके भाग जा रहे हैं आजकल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल समाज का एक शत्रु राजनेता है। मैं उनके घर गया था मीटिंग करने कि हाउ टू वर्क इन दिल्ली विद लोकल गवर्नमेंट एंड केंद्र सरकार। इसने मेरे ऊपर अटैक करा दिया घर में। हम लोग गए थे 21 शिष्टमंडल लेके, हम सभी सांसद, मेयर, ये 200 ऐसा आदमी बुला करके रखा था। आप ऐसा अनार्किस्ट व्यक्ति का कोई उदाहरण देखें, भूल नहीं सकता। सिग्नेचर ब्रिज बनवाया हमने, उद्घाटन करने खुद पहुंच गए, मुझे बैठने नहीं दिया, मेरे पे अटैक करवाया इन लोगों ने। तो इनकी तो शास्त्री पार्क, एक शास्त्री पार्क का ब्रिज था मेरी लोकसभा में, उस पे बैठ गए, बनने नहीं देंगे। मनोज तिवारी कैसे शुरू कर सकता है? मैं भी इन्हीं के सीने पे चढ़ के एलजी साहब से बात किया, शास्त्री पार्क का ब्रिज फ्लाईओवर बनवा के बैठा हूं, एलिवेटेड रोड बनवा रहा हूं। उसका फायदा दिल्ली के ही लोगों को। तुम दिल्ली के वोट से जीतते हो अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली के लोगों को का रास्ता रोक रहे हो। तब अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघल जाएगी। अरविंद केजरीवाल की कहानी बहुत जल्दी दिल्ली में ढल जाएगी। चलिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल मनोज जी, आपने अभी एक बात बोली कि सरकार जो ये चुनाव के अंदर, एमसीडी के चुनाव में जो थोड़ा विलंब हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो एक व्यवस्था बना रहे हैं। वो एक प्रक्रिया है सर, वो तो करना ही पड़ेगा ना। व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन जब ये बदले थे तब भी इतना समय लगा था जी। और फिर उसको वापस आपने एक व्यवस्था बिगाड़ दी, हम व्यवस्था वापस बना रहे हैं। दिल्ली का एक एक कर्मचारी, जनता को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जी। लेकिन क्या आप इस बात को पूरी मजबूती और सशक्त तरीके से कह सकते हैं कि नगर निगम का विलय और एकीकरण होने के बाद क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद की स्थिति है या टकराव की स्थिति है, वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी? पूर्णतया खत्म। ये लोग इसी नीयत से रखे थे कि मेयर हमारे कदमों में रहे। मेयर बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर। पीछे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि किसी एक फॉरेन कंट्री से मेयर को आया इनविटेशन, तो सीएम उसमें गया, बोला कि नहीं, यहां तो एक मेयर कोई है ही नहीं, इसलिए मेयर संस्था मजबूत नहीं है, हम चीफ मिनिस्टर एनसीटी दिल्ली। बाद में इनको बोले नहीं कि मैं मेयर की जगह जा रहा हूं। मेयर क्यों नहीं सर? जिस महानगर का निकाय कमजोर हो जाए, वहां जनता का कोई काम नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा इनकी बेचैनी क्या है कि दिल्ली का मेयर इनके बराबर होगा, उसके अपने बजट होंगे। आप जैसे 13,000 करोड़ रुपया रोक के बैठे हैं, हमारे गरीब कर्मचारियों के बच्चे दूध पीने के लिए रो रहे हैं, उनको महीने का खर्चा नहीं मिल रहा है, और आप उनको डोर टू डोर गेम खिला रहे हैं। ये सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। एक शिक्षक पढ़ाई पे ध्यान देगा, वेतन की चिंता नहीं करनी होगी। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सर्विस की ध्यान करेगा, उसको वेतन की चिंता नहीं करनी होगी। एक सफाई कर्मचारी अपने सफाई में लगेगा, उसको वेतन की चिंता नहीं करनी है, समय से उसके पास पहुंच जाएगा। ये सारा काम करने के लिए तो बहुत बड़ा स्टेप है। 2017 में जब पिछली बार एमसीडी के चुनाव हुए, तब आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और बहुत ही थंपिंग मेजोरिटी के साथ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में वापसी कर पाएगी? और क्या आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार ये बोलते रहते हैं या साजिशों का आरोप लगाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या ये चीज़ें आप जनता के सामने उजागर कर पाओगे? भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के अंदर, लोगों के प्रदेशों के अंदर बहुमत हासिल कर रही है, बट दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां से पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है।
कहीं ना कहीं वो अभी भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में या कंट्रोल में नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार जो एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसमें पूर्णतः बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी एमसीडी चुनावों के अंदर? 100% करेगी। देखिए, जनता को सही ऑप्शन मिलना चाहिए। मैंने कहा ना, 2017 में मेरा ये मैनिफेस्टो था कि हम दिल्ली के एमसीडी का जितना बजट है वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मीटिंग ही नहीं करी उन्होंने। तो अब जनता को समझ में आ गया कि अगर इतने विरोध के बावजूद सबसे ज़्यादा पार्क और सुंदर पार्क बना सकती है एमसीडी, इतने विरोध के बावजूद डीडीए अपना कार्य कर करके दिखा सकती है, जहां पे सुकून से लोग बैठ सकता है। अगर इतने विरोध के बावजूद हम मशीन से, सड़क साफ करने वाली मशीनों को लगा करके दिल्ली को साफ कर सकते हैं, इतने विरोध के बावजूद हम कूड़े के पहाड़ को घटा सकते हैं, इतने विरोध के बावजूद हम हर पार्क में जिम लगा सकते हैं, झूले लगा सकते हैं बच्चों के लिए, ये सारा काम तो हम कर रहे हैं। हमें जब फंड मिल जाएगा तो दिल्ली की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है कि अगर एक हो गई एमसीडी और सारा कोई अगर फंड का झगड़ा नहीं रहा, तो बीजेपी से बढ़िया एमसीडी के लिए कोई नहीं है। चलिए, बातचीत के दौर को जारी रखेंगे मनोज तिवारी जी के साथ। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं खबर फास्ट पर। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कबीर अमृतजाइम सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सबका खबर फास्ट पर। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से सांसद श्री मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आप यहाँ से दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। जब आप सांसद बने तो आपने कुछ चुनावी वायदे किए होंगे जनता के साथ, दिल्ली की अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ। आप क्या मानते हैं कि आज इतना 2-3 साल का समय बीत चुका है आपको सांसद के तौर पर, आप अपनी तरफ से अगर आकलन करें तो क्या ऐसे 5 काम आप मानते हैं जो आपको लगता है जो चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आपने जनता को, अपने लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को वादा किया था कि आप ये काम करवाएंगे, जिस पर आज आप 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि ये काम मैंने लोकसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा किए? बड़ा प्राउड फील हो रहा है। मैं जब 2014 में नॉर्थ ईस्ट की गलियों में गया था तो मुझे हर घर से एक ही आवाज़ आई, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे? हमने पूछा अगल बगल लोगों से, क्योंकि मैं नया था, कि सिग्नेचर ब्रिज क्या है? तो लोगों ने बताया। हमने मैनिफेस्टो बनाया, सिग्नेचर ब्रिज बनाने के बाद ही चुनाव लड़ने आऊँगा दोबारा, और दोबारा आने के पहले सिग्नेचर ब्रिज बनाया। एक ब्रिज जो 12 साल से बनने का इंतजार कर रहा था और सारा पैसा चला गया था। हमें उस बात का बहुत फख्र है। आज जब सिग्नेचर ब्रिज से कोई गुजरता है, हम भी गुजरते हैं, तो मुझे गर्व होता है अपनी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे। एक दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या थी, ट्रैफिक जाम। मतलब यमुना पार में लोग घुसने से डरते थे। मान लो कोई दिलसाद गार्डन रह रहा है तो उसको शास्त्री पार्क चौराहे से डर लगता था, उसको सीलमपुर के फ्लाईओवर में जाते समय तो ठीक था, आते समय तो वो 1-1, 1.5 घंटा फंसता था, शास्त्री पार्क और सीलमपुर फ्लाईओवर को मिला के। आज हमने उसको 0 सिग्नल कर दिया है। 0 सिग्नल। दीपक भाई, आप कभी अपने कैमरामैन को भेजेंगे तो आपको दिखेगा कि अब दिलसाद गार्डन का रास्ता अगर इंडिया गेट से आप चलते हैं तो मुश्किल से 20 मिनट में आप दिलसाद गार्डन पहुंचते हैं, विदाउट एनी रोक टोक। हमको इस पे गर्व हो रहा है। हमको इस बात पे गर्व है कि जब मैं सांसद नहीं था तो हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी। मैंने इसको चैलेंज लिया, मैंने इसको लोगों को वादा किया, और
व्यक्तिगत रूप से बैठ के कुछ जमीन का झंझट था, मेट्रो परेशान थी, उसको बात किया, और कुछ लोग जानबूझ के अड़ंगा डाल रहे थे। हमने मेट्रो को वहां अपने लोकसभा के उत्तर प्रदेश के छोर तक हमने ले जाके उसको रखा। अब तो चौथा फेज कर रहा हूं। मेरे यहाँ मौजपुर से, हमारे यहाँ यमुना विहार से लोग बैठेंगे एक बार मेट्रो में तो एयरपोर्ट तक जाएंगे। ऐसा काम करके मैं दे रहा हूं, मुझे उसका फ़ख्र है। और सबसे बड़ी बात कि खजूरी का जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो मुश्किल से 1 से 1.5 साल की समस्या है। मैं एलिवेटेड रोड बना रहा हूं 4500 करोड़ की लागत से। अक्षरधाम से हमारी एलिवेटेड रोड निकल रही है, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी। हमने उस सड़क को जो दिल्ली के पास थी उसको लोनी रोड से एक्सचेंज किया, और अब उसको मतलब एलिवेटेड रोड, अगर घोंडा में किसी को पुस्ता 1 जाना है, पुस्ता 2 जाना है, पुस्ता 3 जाना है, आप नीचे उतर के जाओ। जिसको सीधे खजूरी से आगे खजूरी जाना है वो सीधे उसको ऊपर से यूज करे, और जिसको करावल नगर जाना है, जिसको बागपत जाना है, जिसको वो सीधे, आपको एक सिग्नल नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं और मुझे इसका बहुत गर्व है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने अपने क्षेत्र में रिवर फ्रंट बनाना शुरू किया। क्या यह पहले नहीं हो सकता था सर? रिवर फ्रंट डीडीए के सहयोग से मैं बना रहा हूं, और वो अरविंद केजरीवाल जी जैसे चीफ मिनिस्टर को आ करके उसको देखना चाहिए और सत्य के धरातल पे खड़ा होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। पूरे दिल्ली में 41 सेंट्रल स्कूल थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शीला जी और जयप्रकाश अग्रवाल के झगड़े में कुछ नहीं होता था। आज मैं 3 सेंट्रल स्कूल बना रहा हूं, 3 सेंटर। एक तो अभी हो गया, उसमें बच्चे इसी हफ्ते आ जाएंगे, पढ़ाई तो उसकी शुरू है। और दूसरा पढ़ाई है, बिल्डिंग किराए पे लेके चल रहे हैं, बिल्डिंग भवन बनने जा रहा है। तीसरा का भी पास करा लिया। मतलब 3। अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को हमारी बात सुनने के बाद ना उनको अपने ऊपर शर्म आएगा कि नॉट अ सिंगल न्यू स्कूल कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली एनसीटी। 1024 यहाँ स्कूल थे, इस समय 1021 ही हैं। 3 बंद पड़े हुए, गिर गए हैं। ये क्या करते हैं, पुराने स्कूल को थोड़ा सा मॉडल जैसा बना के 20-22 स्कूल को, और उसको बेच रहे हैं। 1000 स्कूलों की स्थिति आप देख लेंगे दीपक जी, तो आपकी आंखों में आंसू आएगा एक पत्रकार के रूप में लोकतंत्र की इस स्थिति को देख के, जहां एक बच्चा 3 ही दिन पढ़ता है, क्योंकि एक स्कूल है सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, और इतने बच्चे हैं कि वो 3 दिन एक बैच पढ़ता है, 3 दिन दूसरा बैच पढ़ता है। आप समझ सकते हैं ये शिक्षा की हालत होनी चाहिए। 10वीं में रिजल्ट अच्छा हो, इसलिए 9वीं में बच्चे को फेल कर दो जो नहीं पास होने लायक है। अरे पास होने लायक बनाओ ना पढ़ा के। इतना बड़ा बड़ा कांड दिल्ली में, और सबको एडवर्टीजमेंट के साए में ढक के रखा हुआ है। मैं तो सर, मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि आप जो समय समय पे जो आपको धमकियां मिल रही हैं ना, नहीं सुनना चाहिए। मीडिया एक चौथा स्तंभ है। एडवर्टीजमेंट से चलेगा, उसका भी एक खर्च है, लेकिन एडवर्टीजमेंट देके तुम न्यूज रोकने की, दुर्दशा को रोकने की, ना दिखाने की जो जुगत कर रहे हैं, उस पे जो मीडिया, अभी मीडिया दिखाती है, मीडिया रोकती नहीं है। तुम चाहे जितना ऐड दो। यमुना जी की गंदगी दिखी ना, छठ पे एक औरत नहा रही थी और अमोनिया फास्फोरस के झाग में नहा रही थी। मीडिया पहुंच गई, ये क्या हो रहा है, ये कैसा पानी है, जहर है। सारे चैनलों को धमकी दिया अरविंद केजरीवाल ने, मत दिखाओ। मैं भी पहुंचा, कैसे नहीं दिखाएंगे? मीडिया तो चौथा स्तंभ है सर। वो तुम्हारे एडवर्टीजमेंट से मीडिया की नजर नहीं बंद हो सकती है, कुछ देर तक धोखा दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा, आप ये करते रहो सर, क्योंकि लोगों की आस जो है ना, सरकार और संस्थाओं से भी ज़्यादा मीडिया से है। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, अभी तो मैं कितनी बातें बताऊंगा अपने क्षेत्र में।
अभी हम चौथा फेज जो मेट्रो का है उसको जैसे ही 1.5 साल में पूरा करेंगे, 2024 में जब मैं जनता के सामने होऊंगा ना, तो मुझे लगता है कि लोग हमें बहुत प्यार दे करके और वापस कमल का बटन दबाएंगे। आपने जैसे बात की कि आपकी जो उपलब्धियां रही या जो 4-5 प्रमुख काम आपने गिनवाए, एक मामला और भी था जब आपने उस समय चुनाव लड़ा तो प्रवासी आबादी और अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर उनको ये भी एक समस्या थी जो उस समय पर थी। ज़मीनी स्तर पर आप कितना इन समस्याओं को सुलझा पाए, कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों को आप जो है अधिकृत करवा पाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, चूंकि वो सिर्फ मेरे लोकसभा का ही मैटर नहीं है, पूरी दिल्ली का दर्द था। अनऑथराइज का चकत्ता लगा हुआ था जनता के माथे पे कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है, कभी भी गिर सकती है, कभी बुलडोज हो सकती है, और तलवार लटका करके डराया जाता था जनता को। और ये पाप कांग्रेस ने भी किया, ये पाप आम आदमी पार्टी ने भी किया। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एज इज वेयर इज, जहां है जैसे है, उसको रेगुलराइज शब्द तो परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन वो अनाधिकृत नहीं होगा। जहां है जैसे है उसका आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, मिनिमम 500, 700, 800, जहां से लोग लाखों रुपया महीना वसूल लेते थे, करप्ट अधिकारी लोग, करप्ट नेता लोग, उसको एक साथ 1731 कॉलोनियों को अथोराइज्ड कर दिया, अनऑथराइज्ड को कांटा मारा। ये नरेंद्र मोदी जी का ये सपने को भी आम आदमी पार्टी ने बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो इसके रजिस्ट्रेशन में चूंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन हमारी स्पीड अभी हमारी बहुत अच्छी नहीं है जो रजिस्ट्रेशन कराने की है। लेकिन अगर आपका कार्यक्रम कोई देख रहा है तो मैं उसको प्रार्थना करता हूं, आप अपने मकान, दुकान, घर, इसका कागज बनवा के, एक नॉमिनल फी है, ऐसा फी जो हम जनता से पूछे थे कि मिनिमम कितना लगाना चाहिए, जितना जनता ने कही उससे भी 5 गुना कम, उसको करके अपने घर को रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई आपके ऊपर तलवार नहीं लटका सकता। नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री के रूप में सौगात दिए हैं और वो बहुत बड़ी सौगात है। इसी आधार पे हम दिल्ली को आगे भी सजाने वाले। आपके जितना आपका कार्यकाल एक सांसद के तौर पे आने वाले समय में अगले लोकसभा चुनावों से पहले, आप क्या मानते हैं ऐसे कौन से काम जो आपको लगता है अभी भी लंबित हैं, या आपको लगता है कि आपका ये कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले वो 3 काम या वो 5 काम ऐसे कौन से हैं जो आपको लगता है कि अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आप सौगात देना चाहेंगे या अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले आप करना चाहेंगे? 3। एक तो 709 भी एलिवेटेड रोड, उसको मैं चाहता हूं कि 2024 के पहले, हम 2-2.5 साल लेट चले गए कोविड के कारण। अगर कोविड नहीं होता तो हम सोच सकते हैं कि 23-22 खत्म होते होते हम वो उद्घाटन किए होते प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया था। लेकिन अब हमारा टारगेट है एलिवेटेड रोड बन जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को अब मेन रोड पे 0 सिग्नल मिले। और दूसरा हमारा जो चौथा फेज का मेट्रो है उसको हम पूरा करा के, जो आप देखेंगे हमारे मौजपुर से जमुना विहार होते हुए करावल नगर से सोनिया विहार से पार करते हैं और उसको ले जाके जमुना जी में एक नया ब्रिज के साथ उसको निकाल रहे हैं, और वजीराबाद बुराड़ी होते हुए उसको हम ले जाके मजलिस पार्क में उसको लगा देंगे और वो कनेक्ट हो जाएगी। वो मेरा बहुत बड़ा सपना है। और तीसरा हमारा, हम कोशिश में है कि हमारे जो 3 सेंट्रल स्कूल हैं वो तीनों इसकी बिल्डिंग खड़ी हो जाए और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदर्श ग्राम योजना की एक योजना है जो चल रही है निरंतर पिछले काफ़ी सालों से, और सभी सांसदों ने कुछ ना कुछ गांव जो है गोद ले रखे हैं जिनका नवीनीकरण किया गया या जो आप सांसद के द्वारा किया जा सकता था वो किया। आपने भी अपने क्षेत्र के अंदर 2 गांवों को गोद ले रखा है।
उसके बारे में आपको क्या लगता है कि कितना काम हो पाया है, कितना काम लंबित है और उसके आगे की प्लानिंग क्या है जिनको आपने उस योजना के तहत गोद ले रखा है? देखिए, जो आदर्श ग्राम योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें बहुत आवश्यकता होती है लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट की। उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी एक सभापुर गांव है, हमने वहाँ की जितनी सड़कें जो आवश्यक थीं वो बनवाया, और वहाँ पे एक लोग गेट भी चाहते थे सभापुर गांव का, वो भी तैयार हुआ, और वहाँ पे एक बस स्टैंड चाहते थे, बस स्टैंड भी बनाया हूँ। संतुष्टि के करीब हूँ। वहाँ अभी भी एक कम्युनिटी सेंटर और जिस प्रकार से स्कूल की स्थिति है उसमें जो मैं लोकल गवर्नमेंट का जितना हेल्प चाहिए था नहीं मिला। और दूसरा जो गांव है हमारा कादीपुर, कादीपुर गांव में मैं कादीपुर को मानता हूं कि हम जिस तरह से चाहते थे ना अभी वो नहीं कर पाए हैं। तो हमारा एक कोशिश रहेगा कि 2024 के पहले उसको भी हम ठीक करें। वैसे एक समस्या हमारे साथ होती है, क्योंकि देखिए दिल्ली में टिपिकल गांव तो है नहीं, जो होता है ना कि कोई सुविधा नहीं थी उसको आदर्श ग्राम बनाया जाए, तो वैसा तो है नहीं। दिल्ली तो ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी है। तो हमारा ज़्यादातर ध्यान जो अनऑथराइज न होके वो उसकी सुविधाएं बढ़े उस पर लगा हुआ है। लेकिन इन दोनों गांवों के ऊपर मैं खुद को अपने को 75% की संतुष्टि मानता हूँ। मनोज जी, अगर हम बात करें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या कुछ ऐसे मुद्दों पर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस टाइम ज्वलंत बने हुए हैं या लोगों की परिचर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, उसमें से एक मुद्दा है पेंशन का, पुरानी पेंशन का। कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर उसको बहाल किया, पुरानी पेंशन योजना को। उसके बाद मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल की सरकार ने भी उसको लंबित किया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रदेशों के अंदर सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर भी जहां इसकी मांग इतनी उठने लगी है, कर्मचारियों द्वारा, लोगों द्वारा ये मांग उठ रही है, जनता के बीच में ये बात है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए और इसको जो है पुनः इस पर सभी प्रदेशों के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ लाना चाहिए इसको? इस पे मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरे ध्यान में अभी आया है, बस मुझे उस पर थोड़ा स्टडी करूँगा फिर मैं बात करूँगा। निश्चित रूप से हम सकारात्मक कदम पे जाएंगे। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन, इसको मैं बात करके आपको कभी शेयर करूँगा। अभी पेंशन से संबंधित एक और सवाल भी अभी हाल ही में चर्चा का विषय है। पिछले दिनों ही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो भगवंत मान ने अपने जो शुरुआती जो फैसले लिए उसके अंदर एक फैसला ये लिया कि अगर एक विधायक 4 बार या 5 बार बना है तो उसको एक ही बार की पेंशन मिलेगी। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा का माहौल गर्म है राजनीतिक गलियारों में, और उसको लेकर इसको कैसे देखते हैं और आप क्या मानते हैं? मुझे जो 1 मिनट में समझ में आया आपकी बात से, मुझे लगता है डिसीजन ठीक है भाई। कई बार विधायक बनते हैं तो पेंशन तो एक ही मिलनी चाहिए। अगर इसमें मेरी जानकारी बहुत नहीं है, क्योंकि मैं मात्र पेंशन के लिए तो आया नहीं हूँ राजनीति में, तो अभी उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन ये तो बहुत जेन्युइन बात है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से भगवंत मान जी को ऐसा ही करना चाहिए, और मुझे लगता है यही पूरे देश में होना चाहिए। अभी एक हाल फिलहाल में एक और मुद्दा बड़ा ज्वलंत रहा। एक भारत के एक प्रदेश के ऊपर एक पिक्चर आई जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स की बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोगों ने बेबाकी से अपनी राय भी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से प्रदेशों के अंदर उसको टैक्स फ्री भी किया। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अंदर ये चर्चा गरमाया था, काफ़ी गरमाया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर टैक्स फ्री करने की बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते। इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी राजनीति गर्म हुई देश में और काफ़ी इसमें चर्चाओं का दौर चला। आप क्या मानते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी को जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर सरकार है वहाँ टैक्स फ्री किया गया, और जबकि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से उस पर एक बयान दिया, तो आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये जो एपिसोड है वो हम जैसे लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मैं उस दिन के बाद से मैं बोल ही नहीं पाया हूँ इस मुद्दे पे। मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि
ये इस व्यक्ति का ये स्वरूप हो सकता है। कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, उनको विस्थापित होने के लिए एक साजिश रची गई, वो सारी फाइलों में कहानी है। कश्मीर फाइल्स जो नाम है वो सभी सत्य घटनाओं को थोड़ा सा कम करके ही दिखाया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में उस हिंसा का, उस हिंदुओं के जेनोसाइड का, नरसंहार का मजाक उड़ाता है। ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। ये सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं शक्तियों का मोहरा है जो इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की लड़ाई, उस लड़ाई को अगर कोई हिंदू मुसलमान का नाम देता है तो उस पर डाउट हो सकता है। आतंकवादी घटना थी, नियोजित घटनाएं थीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड घटनाएं थीं, और उस समय जो सफेद पोश आतंकवादी थे उन लोगों ने किस तरह से इसको मिल करके किया। आज वही कश्मीर कैसे चल रहा है प्यार से, आज वही कश्मीर कैसे लोकतंत्र को सजा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। एक तो वो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस हिंसा को जिसमें हिंदुओं को मारा गया, पलायन हुआ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से वो अपनी ही बातों में फंस गए। क्या उन्होंने किसी फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया? सांड की आंख एक फिल्म थी, उसको क्यों नहीं यूट्यूब पे चला दिया? मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप इतने एडवर्टीजमेंट चलाते हो, उसको क्यों नहीं यूट्यूब पे चलाते हो? मैं पूछना चाहता हूं, सिनेमा एक उद्योग है, लाखों लोग उनकी रोजी रोटी चलती है, क्यों उस पर चोट करना चाहते हो? क्यों आप ऐसा चाहते हो कि ऐसी फिल्में यूट्यूब पे डाल दो ताकि न कोई पैसा आएगा, न तो कोई वैसा कहानी बनाने की कोशिश करेगा, और हम जड़ से ही काट देंगे कि देखो ऐसी घटनाओं को फिल्म में मत दिखाओ। ये अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल, मेरी नज़र में, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं अभी, मैं उनको न तो गाली दूंगा, न तो उनको कोई अपशब्द बोलूंगा। सम्मान उनके प्रति मेरा जो है ना बहुत सारी घटनाओं से गया है, लेकिन इस घटना के बाद तो वो आदमी को मैं रेस्पेक्ट के काबिल नहीं समझता। बस चीफ मिनिस्टर हैं इसलिए मैं उनको जी कर दूंगा, माननीय कह दूंगा, बट वो इस लायक नहीं है अब कि अरविंद केजरीवाल को सम्मान दिया जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये देश अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को इस कृत्य की सजा देगा। चलिए, अंतिम में चलते चलते आपसे आखिरी दो सवाल मनोज जी। इस साल के अंत में 2 प्रदेशों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। कितना आश्वस्त आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या सरकार बनाने में पुनः कामयाब होगी, या क्या तैयारी मानते हैं आप इन विधानसभा के चुनावों को? थोड़ा आपने कश्मीर और वो कश्मीर फाइल्स और अरविंद केजरीवाल की याद दिला दी तो मेरा मन बहुत दूसरे जैसा हो गया, एकदम अलग चला गया। लेकिन हाँ, ठीक है, हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। और इस बार गुजरात में एक और टर्म भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हिमाचल और गुजरात दोनों के लिए हमारी तैयारी लोगों की सेवा करके बनी है। हम चुनाव की तैयारी नहीं करते, हम सेवा की तैयारी करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है
कि एक बार फिर से ये राज्य भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बनाएगा। आखिरी में आपसे एक अंतिम सवाल, पिछली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव आपकी अध्यक्षता में लड़े गए थे, क्या इस बार जब 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव दिल्ली में लड़े जाएंगे, क्या मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? तो ये सवाल का जवाब हमसे ये तो आपको आदरणीय नड्डा जी से पूछना चाहिए जी। और पार्टी जैसे हम लोग तो मतलब 18 घंटे रेडी रहते हैं, जो सोए हैं तो उसको टाइम छोड़ दो, पार्टी जब जो कहेगी हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक बार बीजेपी की जरूरत जरूर है दिल्ली में। हमारी तरफ से मनोज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एमसीडी चुनावों के लिए, और आने वाले 2 प्रदेशों के अंदर जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार जिस तरह से आपने आज इस साक्षात्कार के दौरान कहा कि माननीय मोदी जी के जो दिशा निर्देश, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं उस पर चलने का प्रयास कर रही है और निरंतर देश के अंदर सेवा के भाव से लगी हुई है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए और दिल्ली प्रदेश के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दक्षिण पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के सांसद श्री मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। उनका मानना है कि इस बार दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में पिछली बार का इतिहास दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर से एमसीडी के अंदर काबिज होगी। जो विलय किया जा रहा है वो दिल्ली के हित में किया जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे दिल्ली के लोगों को पूर्ण रूप से आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आने वाले इस साल के अंत में होने वाले 2 प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर भी मनोज तिवारी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी तरह से है, आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि उन प्रदेशों के अंदर भी जनता फिर से उन पर विश्वास व्यक्त करेगी। आज तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।